हेलो स्टूडेंट, दिस इज विजय चौहान। सो बच्चों, आपका फिजिक्स का पेपर हो चुका है 2024 का, और पेपर जो है बिल्कुल टफ आया है। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके हिसाब से काफ़ी टफ रहा है पेपर। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सेट 2 का। ठीक है, एमसीक्यू वाला जो क्वेश्चन था हम उसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दिक्कत बच्चों को वहीं पर आई है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सेट 2 है, इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पर। एन आइसोलेटेड कंडक्टर विद ए कैविटी हैज ए नेट चार्ज प्लस क्यू, ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज इनसाइड द कैविटी। देखिए यहाँ पे एक कैविटी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक कंडक्टर ले लिया, इस पर चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। फिर एक कैविटी, इनसाइड कैविटी, इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, द चार्ज ऑन द कैविटी वॉल। अब यहाँ पे वॉल पे क्या रहा है कि कैविटी वॉल पे एंड द आउटर सरफेस, ये जो आउटर सरफेस है इस पर कितना चार्ज आएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसके यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीवार पे माइनस क्यू, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए, तो ये माइनस क्यू बाहर चला जाएगा। ठीक है, मतलब इसके माइनस क्यू कह सकते हो आप, इसके पोर्शन पे आ जाएगा यहाँ अंदर साइड में। ठीक है, इसे सरफेस पे, इन साइड वाले सरफेस पे, और ये माइनस क्यू यहाँ आया तो प्लस क्यू बाहर जाएगा। ठीक है, उतना ही चार्ज क्या आएगा, बाहर जाएगा, तो ये प्लस क्यू क्या आ जाएगा, आउटर सरफेस पे आ जाएगा। तो आउटर सरफेस क्या हो जाएगा, क्यू प्लस कैपिटल क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो प्लस क्यू, इसकी वजह इंड्यूस चार्ज होगा क्या, माइनस क्यू उसके सरफेस पे, और इस माइनस क्यू से फिर प्लस क्यू होगा आउटर सरफेस पे, और ये जो चार्ज होगा ये कैविटी पे आपके आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर सी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ए प्रोटोन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट P1 टू पॉइंट P2, both located in an electric field. The potential at point P1 and P2 are -5 volt and +5 volt respectively. Assuming the kinetic energy of the proton at point P1 and P2 is 0, the work done on the proton निकालना है हमें। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट दे रखे हैं P1 और P2। P1 पे -5 वोल्ट है, P2 पे यहाँ पर +5 वोल्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे वर्डन क्या है, तो वर्डन का आप सभी को बच्चों फॉर्मूला पता है, W बराबर Q इंटू डेल्टा V होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 का मतलब आप बहुत ही इनफाइनाइटली स्लो तरीके से काम कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 दे रखी है। तो आप कुछ नहीं करना, चार्ज मल्टीप्लाई बाई पोटेंशियल डिफरेंस आपको ले लेना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, P1 से P2, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, और चार्ज आपको पता ही है यहाँ पर कितना होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डेल्टा भी क्या हो जाएगा आपका, जोड़ दोगे आप, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 वोल्ट, और बाकी 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये हो जाएगा माइनस का 18 जूल। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। अब आइए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। ए 2 सेंटीमीटर सेगमेंट ऑफ वायर कैरिंग 5 एम्पियर करंट इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन लाइज अलोंग वाई एक्सिस एज शोन इन द फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट दिस ड्यू टू द सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ये एक कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर 2 सेंटीमीटर का है। अगर इनफाइनाइट हो तो अलग लग जाता है, पर क्योंकि ये फाइनाइट है तो यहाँ पे बायोट सेवर्टला लगने वाला है। और 3,4 आप कह सकते हो, 3,4 आप इसमें देख लीजिए, जैसे ये है ना, तो एक फिक्स लेंथ का आपने ये वायर ले लिया 2 सेंटीमीटर, और कोई अब यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी इसी प्लेन पे मतलब कोई 3,4 यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। ठीक है, और ये इनसाइड होगी तो कह सकते हो नेगेटिव होगा डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या होगा, अब आपको क्या करना है, ये 3,4 इस तरीके से आप ले सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है जब बायोट सेवर्टला लगाना है आपको, तो B बराबर क्या होता है, μ0 I dl वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मॉड का क्यूब। ठीक है, आप ये लगा सकते हैं यहाँ पे। अब आपको कुछ नहीं करना, μ0 अपॉन 4 पाई आता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻7। आपको पता है करंट कितना दे रखा है, यहाँ पर करंट है आपका 5 एम्पियर दे रखा है, तो 5 ले लिया हमने। ठीक है, लेंथ कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, 2 × 10⁻⁻2। अच्छा, अब R से R कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे DL वेक्टर क्रॉस R है, तो यहाँ पे DL क्रॉस R का मतलब DL R साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख सकते हो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब यहाँ पे अगर ये इसे थीटा लोगे तो ये वाला, अब एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। देखिए ये, क्योंकि देखिए DL वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, इसके बीच का एंगल होगा, तो यहाँ पे तो साइन 90, अगर ये थीटा है तो साइन 90 मिनट थीटा होगा, और साइन 90 मिनट के बराबर तो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, अगर ये ट्राइंगल ले लें, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो 3/5। तो साइन थीटा की जगह 3/5 रख सकते हो आप यहाँ पे।
DL की जगह DL की वैल्यू रख दी। अच्छा R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे बच्चों एक R ऊपर है ना, इससे R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो μ0/4 दे सकते हो I/dl R साइन थीटा अपॉन भी साइन 90 माइनस थीटा मतलब ये कॉस थीटा हो जाएगा एक्चुअली में, और अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R से R चला जाएगा तो कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा बच्चों C आपका। सॉल्व करने के बाद आप देखोगे ये बिल्कुल आ जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन सही में बच्चों बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, मतलब बोर्ड का जो लेवल होना चाहिए, यहाँ पे IIT के बच्चे नहीं पढ़ रहे जो IIT कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट भी पढ़ता है और बिलो एवरेज भी पढ़ता है, और बिलो एवरेज मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाया होगा, वो सिर्फ डेरिवेशन तो अटेंड कर पाया होगा, और अदरवाइज इन 3 क्वेश्चंस करना मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल या बिलो लेवल के जो एवरेज जो बच्चा है वो नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, 2 थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस A कैरी करंट I इन अपोजिट डायरेक्शन डियर द वायर्स विल। अब आपको पता है दो अगर लॉन्ग हैं स्ट्रेट वायर्स हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, आपको सबको पता है कि ऑप्शन डी हो जाएगा, रिपेल करते हैं, और आपको पता है μ0 टाइम्स ऑफ I² ये पर यूनिट लेंथ होता है। ये फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन इन ए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू B। द वर्क डन इन रोटेटिंग द लूप। अच्छा यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखो यहाँ पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है बच्चों, ठीक है, इज सस्पेंडेड इन ए वर्टिकल प्लेन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट इट्स प्लेन इज नॉर्मल टू। अब इसका प्लेन मतलब यहाँ पे क्या है, अगर आप ऐसे देखें तो ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी यही होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही हो, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब इसको क्या कर दिया गया है, अगर आप ऐसे देख रहे हो तो यहाँ पे देखो ये बाहर की तरफ निकल रहा हो, ऐसे दोनों का डायरेक्शन सेम है। इनिशियली दोनों का डायरेक्शन सेम है, मतलब θ1 कितना हो जाएगा 0, फिर इसे रोटेट कराएगा, कितना रोटेट कराएगा θ2 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता था MB cos θ1 माइनस cos θ2, मतलब cos 0 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको लगाना था यहाँ पे, तो आपका जो आंसर आ जाएगा 0.3 MB आ जाएगा। सॉल्व कर लेना आप यहाँ पे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए आप, ठीक है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स C1 एंड C2 इज 20 मिली हेनरी, ठीक है। In the coil C1, the current changes from 4 ampere to 0 in 0.2 second. If the resistance of the coil is C2 is 4 ohm, then the charge that flow through it per second will be। अब यहाँ पे जो आंसर है बच्चों, आंसर इसका D है, 0.1 कूलम जो है इसका आंसर मिलेगा आपको। चाहो तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा रफली मैंने ये सॉल्व किया था। देखो इंड्यूस EMF क्या होता है बच्चों, आप देख सकते हो यहाँ पे, दिखा देता हूं मैं आपको। इंड्यूस EMF बराबर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। तो ये M दे रखा है 2 × 10⁻³ और डेल्टा I मतलब क्या है, चेंज इन, ठीक है, आपका क्या है डेल्टा I आप दे सकते हो यहाँ पे अपॉन डेल्टा T, चेंज इन करंट है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और डेल्टा T कितना है बच्चों 0.2, तो 0.2 मतलब 2 सकते हो, ऊपर क्या आ जाएगा 10, तो 40 हो जाएगा। तो ये करीब हो जाएगा बच्चों 0.4 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब उसके बाद क्या पूछा है यहाँ पे, है ना, इफ द रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे आपको पता है V बराबर क्या होता है I × R, और हमें पता है I बराबर dQ अपॉन dt। ये देखिए I निकालने कह रहा है, तो V कितना आ गया आपका, V आ गया यहाँ पे 0.4 और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 4, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करंट ही पूछा एक तरीके से, मतलब चार्ज पर यूनिट पर सेकंड के, मतलब यहाँ पे अगर आप ये कहोगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, और ये आप कूलम में ले सकते हो, इतना कूलम चार्ज आना चाहिए, पर सेकंड निकलना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। क्वेश्चंस अच्छे आए हैं बच्चों यहाँ पर, नॉर्मल बच्चे के थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब दिक्कत यहाँ पर ये थी कि ये MCQ टाइप क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल बच्चे क्या करता, अगर ये वैसे क्वेश्चंस मिलते हैं अगर आपको डायरेक्ट, मतलब विदाउट एनी MCQ, तो बच्चा कम से कम फॉर्मूला तो लिख देता, उसके मार्क्स मिल जाते, पर यहाँ पे दिक्कत आएगी उसके साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन A विद फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्न्स, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड विल इंक्रीज इफ। तो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस कब बढ़े, सीधे सीधा फॉर्मूला L बराबर म्यू नॉट N स्क्वायर A बाई L। तो हम A की वैल्यू बढ़ा देते तब बढ़ जाएगा, L की वैल्यू डिक्रीज कर सकते, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद फ्रीक्वेंसी दिस आर नोन एज, ये एक्स रेज के लिए होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ए प्रोटोन एंड एन अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल वेलोसिटीज अप्रोचेज द टारगेट न्यूक्लियाई, दे कम momentarily to rest and then reverse their direction, the ratio of the distance of closest approach के लिए डिस्टेंस निकालना है। अच्छा ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द प्रोटोन टू अल्फा, ठीक है, रेस्ट, ठीक है, एंड देन रिवर्स दियर डायरेक्शन, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ द प्रोटोन एंड टू दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इक्वल वेलोसिटीज है, मतलब इक्वल वेलोसिटीज का मतलब इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, सॉल्व करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कॉपी पे अपनी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे क्या कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं लूँ इसकी प्रोटोन की, तो फॉर्मूला क्या होता है, के टाइम्स ऑफ जेड ई इंटू ई अपॉन आर। ठीक है, ये R1 क्या था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऐसे ही दूसरा ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, तो ये हो जाएगा z टाइम्स ऑफ जेड ई, और चार्ज कितना होता है 2e अपॉन R2। अब दोनों ही काइनेटिक एनर्जी बराबर हैं, तो यहाँ पे k टाइम्स हम सकते हैं जेड ई इंटू ई, ठीक है, अपॉन R1 इजिकल टू, सॉरी k है यहाँ पे, k टाइम्स ऑफ जेड ई और 2e अपॉन R2। तो ये देखो बच्चों कट जाएगा, जेड ई k, जेड ई ई से ई चला गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब ऑप्शन आ जाएगा आपका ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट विद फ्रीक्वेंसी म्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, 3 मटेरियल्स M1 M2 एंड M3 विद वर्क फंक्शन दिस। अब यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, देखो बच्चों यहाँ फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी होगी, म्यू नॉट 1, म्यू नॉट 2, म्यू नॉट 3। सबसे ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, इसका होगा M3 वाले का। तो जिसका ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका उतना ज़्यादा वर्क फंक्शन। तो सीधी सी बात है 5.3, 5.1, 5.2 एंड 5.1। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना उतना उसका वर्क फंक्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये ग्राफिकल क्वेश्चन था, ये हो सकता था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल ग्राफिकल क्वेश्चन हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं रही होगी, ये नॉर्मल क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन था, ये भी नॉर्मली क्वेश्चन था, और ये रटने वाला। अब देखिए यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट चाहता है सीबीएसई, तो यहाँ रटने वाला क्यों दिया। अब ये वही बच्चा कर पा रहा है जिसे रटा वो, तो बड़ी थोड़ा सा इस बार पेपर ट्विस्टेड तो आया है, बट कोई नहीं, आपकी मार्किंग उसी तरीके से होगी बच्चों। तो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होने की ज़रूरत है, आगे के एग्जाम्स अच्छे से दीजिए, और इसमें आपको डेफिनेटली सीबीएसई लीनियर मार्किंग करेगा, ऐसे ही करता रहा है वो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम n इक्वल टू 2 लेवल टू n इक्वल टू 1 लेवल इन ए बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये निकालना है, देखो 2 से 1 पे आ रहा है। अब देखो n इक्वल टू 2 से 1 पे आएगा, डेफिनेटली उसका ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, और डेफिनेटली क्या होगा, ऑर्बिट छोटा हो जाएगा, जल्दी चक्कर कवर करेगा, मतलब पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, डिक्रीज ही आना था। तो मतलब आपके पास 50% हो गया था, इंक्रीज नहीं होगा, मतलब डिक्रीज होगा। अब हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला जो लगना था भाई, टी बराबर क्या होता है, मैंने यहाँ लिख रखा है, टी बराबर क्या होता है बच्चों, 2πRN अपॉन VN होता है। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो अब RN के लिए भी निकालो, ऐसे ही RN के लिए रेडियस निकालो और VN के लिए निकालोगे आप। तो इसलिए सीधा सीधा जो एक फॉर्मूला निकलता है टाइम पीरियड के लिए, वो होता है बच्चों NQ अपॉन Z3। कैसे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NQ अपॉन ZQ, ये पता होना चाहिए था। तो ऐसे T इक्वल N इक्वल टू 1 अपॉन T N इक्वल टू 2। अगर आप ये निकालोगे तो ये हो जाएगा 1Q अपॉन 2Q, तो ये हो जाएगा 1/8, और ये करीब करीब होता है 12.5%। तो कितना इंक्रीज हो गया, अगर मैं कहूँ तो 100 माइनस 12.5%, इसका मतलब 87.5% करीब करीब होगा। कह सकते हो यहाँ पे इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, एक बार बाद में भी देख लेंगे, पर थोड़ा सा जल्दी में करा है ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों,
ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सिलिकॉन इज डोप्ड विद पेंटावलेंट एलिमेंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट। अब देखो यार ये भी थोड़ा सा घुमा के दिया है। सिलिकॉन इज डोप्ड विद पेंटावलेंट, अब नॉर्मल सिलिकॉन होता तो कहानी अलग होती, पर ये पेंटावलेंट एलिमेंट है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन, देखो एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब समझ रहे हो आप, ये आपके पास कंडक्शन बैंड होता था और नीचे होता था वैलेंस बैंड, और एन टाइप की बात हो रही है तो ये होता था डोनर एनर्जी लेवल, यहीं से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता था। तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है, ये एनर्जी गैप की बात हो रही है, और ये एनर्जी गैप काफ़ी कम होता था, करीब करीब 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता था, इसलिए ये आंसर होगा इसका। चलिए तो ये एक अंदर का क्वेश्चन पूछ लिया, ये थोड़ा सा लीक से हट के करा है, और यहाँ बच्चों को दिक्कत रही होगी, यहाँ बच्चों ने कहीं ने 0.72 लगाया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं असर्शन रीजन पे देख लेते हैं बच्चों, इसमें भी बच्चों को डिफिकल्टी होती है। इन ए सेमीकंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर एनर्जी देन दोज इन द वैलेंस बैंड, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड हैव लेसर नहीं होता, हायर एनर्जी होती है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, अगर ये गलत हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ऑल्सो फॉल्स ही होना है। अगर ये गलत हो गया है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। देखो आप देख भी सकते हो, डोनर एनर्जी लेवल इज जस्ट एबव द वैलेंस बैंड इन ए सेमीकंडक्टर। डोनर एनर्जी लेवल क्या होता है, जस्ट वैलेंस बैंड के ऊपर नहीं होता है बच्चों। ठीक है, कंडक्शन बैंड की जस्ट नीचे होता है, हल्का सा नीचे। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेमोन्स्ट्रेट्स द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। हाँ ये बात सही है, फोटो इलेक्ट्रिक पर पार्टिकल नेचर को बताता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, नहीं फ्रीक्वेंसी के ऊपर प्रोपोर्शनल नहीं होता, इट डिपेंड अपॉन, या प्रोपोर्शनल किसके होता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे। तो सी गलत यहाँ पे, मतलब रीजन इसका फॉल्स है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ए प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विद सेम मोमेंट ऑफ पी सच दैट पी इज परपेंडिकुलर टू बी, दे डिस्क्राइब सर्कुलर पाथ ऑफ द सेम रेडियस। हाँ बिल्कुल सही बात है। देखो आर बराबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू बी। देखो यहाँ पे सेम मोमेंटम है, ठीक है, तो अगर सेम मोमेंटम बच्चों आर बराबर पी अपॉन क्यू बी होता है, आर बराबर एम बी अपॉन क्यू बी होता है, एम बी की जगह आप पी रख लो, पी अपॉन क्यू बी। अगर मोमेंटम सेम है तो क्यू चार्ज वहाँ पे सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब रेडियस भी सेम होगा। इन मैग्नेटिक फील्ड ऑर्बिटल रेडियस आर इज इक्वल टू क्यू अपॉन सॉरी पी अपॉन क्यू बी। हाँ ये बात सही, रीजन सही है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्ज इन लिक्विड डिसअपियर। ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस से किसी लिक्विड में डूबा वो क्या हो रहा है, डिसअपियर हो जा रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देख लीजिए, ए कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्ज इन लिक्विड डिसअपियर, हाँ बिल्कुल होता है। रीजन क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द लेंस एंड द लिक्विड आर इक्वल। हाँ यही बात है, दोनों का जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा तो वो दिखेगा ही नहीं आपको, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब असर्शन रीजन, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ असर्शन मेरे हिसाब से। ठीक है, तो मुझे लगता है एमसीक्यू आपके हो गए होंगे, कैसे हुए बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक लगती है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, उसे करेक्ट किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।